So, hello everyone, welcome to our fresh, amazing new interview podcast with लोहित मतानी सर, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं और महाराष्ट्र में सर की पोस्टिंग है। महाराष्ट्र में सर सर्विस दे रहे हैं और आगे इनके बारे में, सर के बारे में और सर की जर्नी जानेंगे, सर के एक्सपीरियंसेस जानेंगे और काफी सारे लाइफ लेसन्स आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट पॉडकास्ट स्टार्टिंग टू एंड देखना और जो जो आपको लर्निंग्स मिले वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। सो सर, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सो सर, मैं चाहूंगा कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, यू आर आईपीएस ऑफिसर एंड आपने इतने अच्छे अटेम्प्ट्स में क्लियर भी किया था, तो आप स्टार्टिंग से ही एक ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे? नहीं, मैं स्टार्टिंग से ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। और एक कहा जाता है कि एक टाइम आता है जब आपका वो माइंड ओपन हो जाता है या उसमें ब्रॉडनिंग हो जाती है। तो वो मेरा क्लास 9th में हुआ। उससे पहले मैं बहुत स्ट्रगल करता था अपनी स्टडीज में भी, मार्क्स के लिए भी, और फ्रस्ट्रेट रहता था। लेकिन क्लास 9th में जाके थोड़ा मेरा माइंड ओपन हुआ। फिर बाद में मैंने IIT JEE का एग्जाम दिया। IIT BHU में मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैंने फर्दर आफ्टर जो इंजीनियरिंग के टाइम पे मैंने UPSC की तैयारी भी की। मैं मानूंगा कि क्लास 9th में वो एक टर्निंग पॉइंट आया। तो सर, किसी की वजह से आया था, ये सेल्फ आपका अपना आ गया था कि माइंड में मेरे को कुछ करना है, या क्या चीजें हैं? नहीं, मैं करना तो हमेशा से चाहता था, लेकिन कर नहीं पाते थे। वो रिजल्ट नहीं आ पाता था। लेकिन क्लास 9th में जिससे कहते हैं कि हम लोग अगर एक ही ट्रैक पे चलते जाए राइट, तो अपने आप ही फिर टाइम चेंज हो जाता है। तो फिर वो टर्निंग पॉइंट तब आया। ओके। एंड सर, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, मोस्टली ऐसा क्यों होता है, बीटेक एमटेक वाले ही क्यों आईपीएस इसमें सिविल सर्विसेज में आते हैं? ऐसा अधिकतर क्यों देखा जाता है? क्या इसके बाद का कुछ करियर नहीं है बीटेक एमटेक वालों का? नहीं, उसका बैकग्राउंड मैंने भी थोड़ा समझने की कोशिश किया। राइट। तो होता क्या है कि ऑल्दो जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स है और बीकॉम है और ये सब ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट्स आते हैं। राइट। लेकिन क्या है कि हमारे कंट्री में ट्रेडिशनली डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना एक उसको फोकस किया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 11th और क्लास 12th में उसके लिए मेहनत करते हैं। IITs में जाते हैं, एम्स में जाते हैं और उस प्रकार से उनका एक सेकंड एग्जाम हो जाता है आफ्टर JEE या फिर एम्स। एक सेकंड टाइम होता है अपने आप को प्रूव करने का। तो उसमें से जब JEE में कुछ लोग IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको दोबारा पहले कैसे मेहनत उन्होंने की वैसे ही मेहनत वो इसमें भी कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, उनके पास भी एक चैलेंज रहता है कि पहला उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो वो एक्सपीरियंस और मेहनत करने की जो उनकी आदत होती है वो यहाँ पर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स उस बैकग्राउंड से आते हैं। सो आपने स्टार्टिंग से अपना माइंड मेकअप करा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है या कुछ और? नहीं, मैंने जो हमारा फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग था तभी मैंने माइंड मेकअप किया था और प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं जो सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कर रहा था उसी में मैं कैरियर बनाना चाहता था। प्रॉब्लम ये आ गई कि जो मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग था मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, उसमें मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो मेरा एजुकेशन था उसमें जो भी पढ़ाया जाता था प्लस जो एक्स्ट्रा रिसर्च हम लोग कर पाते थे, और उसमें मैं इंटर्नशिप में भी जाता था अलग अलग कंपनीज में, यूनिवर्सिटीज में। काफी मैंने उसमें एक्सपोजर लिया। काफी उसमें काम किया, हाई एंड रिसर्च में मैं इन्वॉल्व हुआ। लेकिन एक मेरे को ये समझ में आ गया कि जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ उसका पूरा फ्यूचर आउट ऑफ इंडिया ही है। और आउट ऑफ इंडिया ही उसमें ग्रोथ है, और आउट ऑफ इंडिया ही उसमें क्या कहते हैं जो आगे मैं बढ़ सकता हूँ। और इंडिया में रहा तो मुझे कहीं ना कहीं एक लो सैलरी या फिर एक मतलब पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा। ऐसा मेरे को वहां पे लगा। एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ग्रोथ का पोटेंशियल कम हो जाएगा। और मैं चाहता था कि जैसे जैसे मैं काम करता जाऊं वैसे वैसे मेरी ग्रोथ होती जाए। और मैं इंडिया में भी रहना चाहता था, तो इसलिए फिर अल्टीमेटली GRE भी देने के बाद, TOEFL भी देने के बाद और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट हो जाने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अभी UPSC का तैयारी करना है। ओके। तो फिर उसके बाद फिर मैंने फाइनल ईयर में स्टार्ट किया। और जैसे इंजीनियरिंग के साथ में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई, वो मेंस नहीं हुआ।
ओके, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर क्वालिफाई किया। सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई Yes, किया, yes. ओके। सो सर जैसे कि क्या बोलते हैं, एक ऑफिसर के जो अचीवमेंट्स होते हैं उनके बारे में तो सब बात कर लेते हैं। आज मैं आपसे कोई भी एक आपकी लाइफ का एक फेलियर में जानना चाहूंगा जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना, या आज भी आपको याद है कि मैंने वो गलती की थी, आज के स्टूडेंट्स को वो गलती नहीं करनी चाहिए, कोई भी एक ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, यस, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं तैयारी कर रहा था अपने कॉलेज में ही था, और कुछ वहाँ पे कंपनीज भी आई थी प्लेसमेंट के लिए, मेरा प्लेसमेंट भी हुआ उसमें। साथ में ही मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री फाइनल ईयर में मैंने GRE टॉफल दे दिया था, और मेरा MS PhD के लिए सिलेक्शन भी हो गया था फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। बट स्टिल मैंने डिसाइड किया कि मुझे UPSC का एग्ज़ाम देना है, और फिर मुझे एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, और समहाउ UPSC में मेरा फेलियर हुआ। ओके। तो वो फर्स्ट टाइम था मेरा किसी भी एग्जाम में फेलियर हुआ हो। तो आपने बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस था, तो वो टूट गया वहां पे आपका? ओवर कॉन्फिडेंस वहां पे टूट गया। एक मेरे दिमाग में था कि मैं किसी एग्जाम में फेल नहीं हो सकता, राइट। तो वो फर्स्ट टाइम मैं किसी एग्जाम में फेल हो गया। यस। और वो मेरे लिए डाइजेस्ट करना भी बहुत एक डिफिकल्ट चीज Yes. थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है, और उसके आगे कैसे अब क्या करना है, वो भी हाँ एक जी। मेरे लिए टफ टाइम था। टफ टाइम था। ये सोचना कि मैं घर बैठे बैठे रिपीट करूंगा, ये Repeat मेरे लिए भी एक सोचना भी एक टफ चीज थी। यस। बट स्टिल मैंने वो डिसीजन लिया, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे उसके लिए सपोर्ट किया। ओके। और जो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी कि यूपीएससी में जो मेंस का एग्जाम होता है, मेंस के एग्जाम में जनरल स्टडीज था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और साथ में हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं। यस। और उसमें इंग्लिश ऑफ कोर्स, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ा हुआ था तो इतना टफ नहीं था, लेकिन हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया, ओके। ओके। और उसकी वजह से मेरा वो पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ। ओ, और हिंदी क्वालिफाई नहीं होने की वजह से बाकी सब पेपर्स के जो मार्क्स थे वो ऑफ कोर्स किसी मतलब के नहीं रहे। राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने तैयारी की तो मैंने ये पूरा ध्यान रखा कि हिंदी पूरा सही तरीके से पढ़ना है, यस। और बाकी सब्जेक्ट का जैसे मेरा फर्स्ट टाइम में तैयारी था उसी प्रकार से मैंने किया। ओके। हिंदी क्वालिफाई हुआ तो फिर सभी क्वालिफाई हो गया। राइट। तो तो सर अक्सर ऐसा ही रहता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो मतलब बेसिकली उन्होंने उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। राइट। तो सर आपका स्टार्टिंग से प्रेफरेंस आईपीएस था या कोई नहीं? और? आईएएस और आईपीएस था, आईएएस फर्स्ट चॉइस, आईपीएस सेकंड चॉइस। ओके। तो उसी प्रकार से मैंने दिया। राइट। और सर मैं आपसे, अब जब आपका सिलेक्शन हुआ सेकंड अटेम्प्ट में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, एक आप ये चीज जरूर अच्छे से बता सकते हो स्टूडेंट्स के लिए कि गिर कर वापस कैसे उठा जाए। तो आप जब गिर गए थे, आपका कॉन्फिडेंस टूटा, तो वो दोबारा एक ऊर्जा कैसे लाए स्टूडेंट? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ही डिफिकल्ट फेज था, और मतलब मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। यस। क्योंकि मेरे फादर का उसके बाद में रिटायरमेंट था 1 साल बाद। ओके। और वो सब जो प्लानिंग थी वो यही थी कि अभी सेलेक्ट हो जाना है और फिर जॉब का ज्वाइन कर लेना। और उसके लिए मैंने क्या कहते हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। जो जॉब लगे थे वो मैंने ज्वाइन नहीं किए थे। तो एक तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें रिस्क कर दी थी, और उसके बाद मेरा फेलियर हो गया था। राइट। और फिर एक बार अगर वो जॉब मार्केट से हम लोग बाहर निकल जाते हैं, फिर उसमें रिटर्न करना एक मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग हो या जाता है। फिर दोबारा से पीएचडी का एग्जाम देना, एमएस करना, वो भी एक चैलेंजिंग काम है। तो सबसे पहले तो मेरे पास में कोई रास्ते मेरे को नहीं दिख रहे थे कि भाई अभी मैंने क्या करना चाहिए। और दूसरा ये था कि एक दोबारा से रिपीट करना भी मुझे थोड़ा सा अलग टफ दिख रहा था, कि मैं घर बैठे रिपीट करने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन घर पे बैठकर और एक तरीके से घर पे रहना, और थोड़ा मुझे ऐसा भी लगता था कि सोसाइटी में लोग क्या सोचेंगे। राइट। मैं बाहर सर सोसाइटी प्रेशर को कैसे हैंडल करे एक स्टूडेंट, चलिए इस पे बात करते हैं। तो सोसाइटी का देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं घर पे ही रहता था, मेरा घर नोएडा में, उस समय पे मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, अभी भी रहते हैं। राइट। तो नीचे जैसे स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो बैचमेट्स हैं वो अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम होती थी कि मैं घर पे ही बैठा हूँ और घर पे ही तैयारी कर रहा हूँ, तो उनको फेस करने में एक प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम। राइट। तो मैं एक तरीके से वो बेनिफिट भी हो गया, क्योंकि मैं उनको फेस करना मैंने बंद कर दिया। और मैं पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाता था। यस। ज्यादा मैंने नीचे उतरना भी बंद कर दिया। जाता भी था तो मुझे रनिंग करने जाता था, बस निकल जाता था, वो ग्राउंड पे जाता था, रनिंग करके रिटर्न आ जाता था। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया था। और दूसरी बात, जैसे नोएडा में घर था, दिल्ली में मैं टेस्ट सीरीज के लिए जाता था। ओके। तो वहाँ पे भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, वहाँ पे बैठ जाते थे, और कुछ लोग ओवर द
डिनर ओवर लंच ऐसे चर्चाएं करते करते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक सोशल प्रेशर था, तो मैं जाता था, मेट्रो में बैठता था, टेस्ट देता था, बिना किसी से मिले, जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ फिर बैठा और फिर रिटर्न भाग के आ जाता था। तो बेसिकली मैं किसी से इंटरेक्ट मैंने बहुत कम कर दिया था। राइट। और समहाउ मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने इंटरेक्शन कम किया था तो मैं इंटरनली बहुत ज्यादा ग्रो कर पाया। ओके। इंट्रोस्पेक्ट कर पाया, अपनी गलतियों को समझ पाया। मैं ये समझ पाया कि भाई किसी और से गाइडेंस लेने की बजाय अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं, अपनी गलतियों को समझूं और एक्चुअल में क्या पढ़ना है वो खुद ही समझ लूं, तो मुझे लगता है कि रास्ता एक बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो सर इसमें सेल्फ रिसर्च भी बहुत ज्यादा काम आती है। सेल्फ रिसर्च कि मेरा क्या वीकनेस है, राइट, और मेरा क्या स्ट्रेंथ है। राइट। जो सब्जेक्ट, क्योंकि यूपीएससी में सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, सभी में आपको एक्सेल करना है, तो ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट बहुत टफ हो जाते हैं, कुछ इजी रहते हैं, कुछ बहुत टफ हो जाते हैं। तो उनको कैसे अप्रोच करना है, और टाइम कंजर्व करना भी एक बहुत बड़ा इश्यू था। क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स एक दिन में है, एक साल का टाइम है आपके पास में, उसको कंजर्व करना, उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करने के लिए जरूरी था कि हम लोग इंटरनली खुद को समझे, खुद पे वर्क करें और मैक्सिमम टाइम हम लोग अपने टारगेट को दे पाए। राइट। तो सर आपने सोशल इंटरेक्शन पे बात की, जैसे आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ही पूरा दौर चला हुआ है, सब लोग सोशल मीडिया अपना बना के बैठे हैं और उस पे टाइम दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है, एस्पिरेंट्स भी अपना सोशल मीडिया। तो आपके अकॉर्डिंग कितना सोशल रहना चाहिए एक्टिव एक एस्पिरेंट को? आपकी क्या इसमें राय रहेगी सोशल? नहीं, देखो मेरे पास तो वो ये वाला मल्टीमीडिया वाला मोबाइल भी नहीं था, मेरे पास नॉर्मल मोबाइल था। ओके। तो उस टाइम पे मैं ये तो यूज नहीं करता था मोबाइल फोन, इंटरनेट अपने लैपटॉप पे यूज करता था। ओके। और उसमें भी जनरली ये सब सोशल मीडिया में यूज ही नहीं करता था, उस टाइम पे मेरे पास था ही नहीं। ओके, था अकाउंट ही नहीं था। राइट। तो मैं यूज नहीं करता था। और अभी जब मैं यूज करता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स ने उससे बचना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरली अगर आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, और आप अगर उसमें स्क्रीन टाइम आपका अगर ज्यादा है, तो ऑफकोर्स आपका जो अटेंशन स्पेन है वो कम हो जाएगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। और समहाउ जैसे मैंने बताया कि आपको टाइम कंजर्व करना है, टाइम आपके पास लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में आपको टारगेट अचीव करना है, तो समहाउ आपको अलग अलग तरीके से अपना टाइम बचा के रखना है। यस। और आपका अगर कोई भी ऐसी चीज आप कर रहे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको आपने अवॉइड करना चाहिए। राइट। तो सर जैसे कि अब आ जाते हैं, आपने आपका सिलेक्शन हुआ, सेकंड ईयर में सिलेक्शन हो गया, आफ्टर सिलेक्शन क्या फीलिंग होती है? नहीं, आफ्टर सिलेक्शन एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होती है, ऑल्दो मैं चाह रहा था कि मैं आईएएस बन जाऊं। ओके। तो एक मिक्स फीलिंग थी। ओके। वो चीज नहीं हो पाई, आईपीएस हो गया। वो रैंक जो थी मेरी 180 थी, तो मैं चाह रहा था कि अब 90 हो जाए। राइट। तो उस समय पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं बेंगलोर में था। और मैंने मेंस दिया था, फिर मेंस देने के बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे फादर का रिटायरमेंट था और मुझे बैकअप प्लान लेके चलना था। तो मेंस देने के बाद मैंने बेंगलोर में जनरल इलेक्ट्रिक में जॉब ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद इंटरव्यू देने में गया था दिल्ली में, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू ही कर रहा था। तो जब उसका रिजल्ट आया, मुझे अभी भी ध्यान है कि वो कंपनी की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ जाके मैं चेक करता था कि रिजल्ट अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यूपीएससी डिक्लेयर नहीं करती कि कौन सी डेट को रिजल्ट आने वाला है। बस वो कभी भी अपलोड कर देते। राइट। तो फिर हम लोग वेट करते रहते थे कि आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। और उस टाइम पे फोरम आईएएस का एक डिस्कशन ग्रुप होता था। उसमें र्यूमर भी फैलती रहती थी कि अभी रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे लोग तो लिस्ट भी पब्लिश कर देते थे। ओके। तो मुझे ध्यान है कि मैं अपना काम करता था, फिर बीच में हर 15 मिनट में लाइब्रेरी में जाता था, फिर उसको रिफ्रेश करता था। तो जब आपने रिफ्रेश करके देखा और सिलेक्शन नहीं, तो देखा, उसमें क्या हुआ कि मैं जाता था, रिफ्रेश करता था, जाता था, रिफ्रेश करता था। लोग भी मेरे कंपनी वाले परेशान हो गए थे कि आधा टाइम इधर रहता है, आधा टाइम लाइब्रेरी में रहता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब एक्चुअल में रिजल्ट आया तो मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, पहले ही किसी ने वो जो फोरम पे किसी ने डाल दिया था। ओके। तो मुझे वो वहीं से पता चल गया कि सिलेक्शन हो गया। हाँ, फिर बाद में मैंने उसका वेबसाइट पे जाके देखा कि ये रियल है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं डाल दिया किसी ने। नकली तो नहीं है। तो सर सिलेक्शन के बाद आपको क्या लगा कि अच्छा मैसेज मिला सोसाइटी में, अब जवाब मिल गया सबको अपने आप ही? मैं किसी को मैसेज नहीं देना चाह रहा था एक्चुअली। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफकोर्स एक प्रेशर रहता है कि बाकी आपके फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं।
तो उनकी ग्रोथ हो रही है और हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं और हमारा समय हम लोग खत्म होता जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं बेंगलोर में था और मैं अपने कॉलेज के बैचमेट के साथ में ही था, जो शायद से मेरे से 2 साल पहले या 3 साल पहले उसमें वो लोग काम कर रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी कि उन्हीं लोगों के साथ जिनको मैं एक सॉर्ट ऑफ कम्पीट कर रहा था, उन्हीं के साथ में मैं था, और वो दिन भी मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है। और मैंने, जैसे आपने बताया कि मैसेज देना सोसाइटी को, तो ये मैं पहले सोचता था, मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि सोसाइटी को मैसेज देना या किसी को कुछ प्रूव करना है। लेकिन जब मेरा पहला फेलियर हुआ तब मैंने ये डिसाइड किया कि भाई इस तरीके का सोच नहीं लेके चलना है कि प्रूव करना है या मैसेज देना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक छोटे मोटे एग्जाम के लिए ठीक है वो सोच, लेकिन इतने बड़े एग्जाम के लिए वो सोच कहीं ना कहीं हमारा नुकसान कर जाए। या फिर कोई भी बड़े टारगेट के लिए सोसाइटी को मैसेज देना या फिर प्रूव करना, ये कहीं ना कहीं वो टारगेट को अचीव करने में एक बाधा की तरह बन जाता है। इसलिए मैंने वो विचार को ही पीछे कर दिया था और मैं यही सोचता था कि भाई एग्जाम जो है और उसका जो सब्जेक्ट्स है उसका लर्निंग ही मुझे करना है। उसके जो अचीव करने के लिए जो माइलस्टोन मुझे अचीव करने हैं, वो माइलस्टोन मुझे अचीव करने हैं, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो ठीक है, मुझे एक्सेप्टेबल है। करेक्ट। रिजल्ट आएगा, वो किसी को दिखाना है, किसी को प्रूव करना है, वो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती है वो फीलिंग। इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और आज भी मैं यही सोच रखता हूँ कि भाई मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, क्योंकि ऐसा सर अक्सर देखा गया है सोसाइटीज में कि यार मैं प्रूव करके दिखाना है, यार सबको जवाब मिल जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। नहीं, वो प्रूव करके दिखाने वाली फीलिंग से क्या होता है कि खुद को इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और हम खुद को प्रेशराइज कर देते हैं ज्यादा ही। खुद को प्रेशराइज कर देते हैं और जो प्रूव करना होता है वो प्रूव कभी नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो राइट। इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रूफ नहीं करना चाहिए। आपको अपना टारगेट डिसाइड करना चाहिए, उसके छोटे छोटे माइलस्टोन डिसाइड करने चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए और रिजल्ट को एकदम छोड़ देना चाहिए। तो सर आपके हिसाब से एक सही टाइमिंग क्या है यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए? एक स्टूडेंट चाहे 10th हो, 11th हो, 12th, आपके अकॉर्डिंग कब से छोटी मोटी तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, एटलीस्ट 1 year बिफोर द प्रीलिम्स। एटलीस्ट 1 year बिफोर द प्रीलिम्स। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि ये तब होगा जब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो एक स्टैंडर्ड था। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं बनता, या फिर आपका उतना लैंग्वेज ऊपर कमांड नहीं है, तो फिर आपको एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका एक स्टैंडर्ड एजुकेशन रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं बहुत टाइम से, तो एटलीस्ट 1 year बिफोर द प्रीलिम्स। So means 1 year is good enough for the preparation. गुड इनफ। लेकिन आपको न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर आपकी वोकेबुलरी वीक है, तो आपको उसको फिर 3-4 साल आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। राइट। सो सर, जैसे कि आप जब ट्रेनिंग के लिए गए होंगे तो उधर आपको काफी सारे बैचमेट्स ऐसे भी मिले होंगे जो हिंदी मीडियम से थे। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने तो काफी सारे अपने बैचमेट्स देखे होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि हमारा हिंदी मीडियम है, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम है, कहीं हम इंग्लिश वालों से पीछे तो नहीं रह जाएंगे? ऐसा कुछ लगता है क्या सर आपको? नहीं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। हिंदी में कमांड हो चाहे इंग्लिश में कमांड हो। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट का, अगर इंग्लिश मीडियम का अगर स्टूडेंट है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा तो उसको द हिंदू पढ़ना है। राइट। तो वो नहीं पढ़ पा रहा, उसको एक्सपर्टीज करना है। उसी प्रकार से अगर हिंदी का न्यूज़पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा तो हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, वो दोनों भी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आपको एक लैंग्वेज पे कमांड चाहिए। हिंदी मीडियम को हिंदी मीडियम के लैंग्वेज पे चाहिए और इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश मीडियम के लैंग्वेज पे चाहिए, और दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन बीच में रहने पे नहीं हो सकता। राइट। इसलिए आपको एक्सपर्टीज उसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनानी पड़ेगी। एंड सर, जो आपने ये जो कार्डर होते हैं, ये आपको जस्ट मिलते हैं या चॉइस खुद से? नहीं, ये हम लोग जो जब मैंने क्वालिफाई किया था हम लोग एक पूरा सीक्वेंस देते थे चॉइस का। और उसके ऊपर से हम लोग की जो रैंक है और उसमें सीट जितनी अवेलेबल है, उसमें भी इनसाइडर सीट्स रहती हैं, आउटसाइडर सीट्स रहती हैं। 2:1 के रेशियो में। राइट। उसके हिसाब से फिर उस कैटेगरी वाइज भी वो ये रहती है। तो ये आपने चूज किया महाराष्ट्र कार्ड? मैंने सीक्वेंस में डाला था। सीक्वेंस में डाला था। सीक्वेंस में 5th नंबर पे था। तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा उत्तर प्रदेश था। तो वहाँ के सर्व करना चाहते थे सर आप? कोई ऐसा नहीं, मेरे पेरेंट्स उस समय उधर ही रह रहे थे। उधर ही रह रहे थे। क्या कहते हैं, नोएडा में रह रहे हैं। तो मेरा होम स्टेट उत्तर प्रदेश डिक्लेयर था उसमें। यस। डिक्लेयर, ऑल्दो मैं
किसी स्टेट का नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में ऐसे घूमता ही रहा हूँ। ओके। लेकिन उस समय पर वो पेरेंट्स वहां पे रह रहे थे, एड्रेस उत्तर प्रदेश था, तो इसलिए उत्तर प्रदेश डाल दिया डाल आपने। दिया था। वो फर्स्ट प्रेफरेंस था। फिर राजस्थान, ये अगमोट कैडर, ओके ओके ओके। फिर हरियाणा और फिर महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र। फिफ्थ में तो था जब आपको महाराष्ट्र। 50 महाराष्ट्र कैडर मिला तो आपको क्या उम्मीद थी, महाराष्ट्र मिलेगा या उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, कुछ ऐसा था माइंड नहीं, में? मेरे को इच्छा भी नहीं थी कि मुझे उत्तर प्रदेश मिल जाए। अच्छा। मुझे था कि कोई भी मिल जाए। कोई भी मिल जाए। हाँ, ओके। ऐसा कोई मेरा प्रेफरेंस, मैंने Right. आपको बताया मैं पूरे इंडिया में रहा हूँ, रहे हो तो आप। मेरे okay. वैसे कोई वो जस्ट क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस समय पे उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, right. इसलिए वो एड्रेस था, इसलिए वो होम स्टेट हो गया। राइट। ऐसा है। सो सर, आप महाराष्ट्र में तो आपके लिए कुछ लैंग्वेज डिफिकल्टीज, खाने पीने की थोड़ा ऐसा कुछ रहा आपको? स्टार्टिंग में कैसे मैनेज किया आपने ये सब चीजें? नहीं, लैंग्वेज डिफिकल्टी तो ऑफ कोर्स रूरल एरिया में काम करते समय हम लोग को मराठी सीखनी पड़ी। राइट। और मराठी में ही ऑफ कोर्स हम, वो जो कंप्लेनेंट रहेगा वो मराठी बोलता है। और right. हम नॉट ओनली कंप्लेनेंट, हमारे भी जो सबऑर्डिनेट्स सबऑर्डिनेट्स है। राइट। तो वो सीखना था और हमारे एकेडमी से ही वो सिखाया जाने लगा। ओके। लेकिन फूड के बारे में तो ऐसे कोई मुझे दिक्कत नहीं आई, ओके ओके। क्योंकि फूड तो ऑफ कोर्स हमारे लेवल पर वो जो भी सुविधा रहती है फूड वगैरह अवेलेबल हो जाता है। राइट। जब प्रोबेशन में मैं था तब थोड़ी सी मेरे को डिफिकल्टी आई थी। नांदेड़ में मेरा प्रोबेशन था। ओके ओके ओके। और उसमें भी नांदेड़ में भी एक विलेज एरिया में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था, जो मतलब ट्रेनिंग वाली पोस्टिंग पुलिस स्टेशन इंचार्ज की। तो वहां पे थोड़ा सा एक फूड के बारे में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन उसके बाद कभी नहीं आई। बट ये है कि सर, मैंने ऐसा सुना है काफी ऑफिसर से भी कि ये जो सर्विस है और ये जो ट्रेनिंग है, आपको सब सिखा देती है। हाँ, हर एक चीज, कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने आप को ढालना है किसी सिचुएशन में, एवरीथिंग। ये ओवरऑल एक पैकेज है हर एक चीज का। नहीं, वो मेन आपको जो सिखाती है वो ट्रेनिंग के टाइम में सिखाती हाँ, है। ट्रेनिंग के टाइम पर। ट्रेनिंग के जब टाइम आप में ट्रेनिंग करते हैं तो आप इस तरीके से ढाल दिए जाते हैं कि हाँ, और एक सिचुएशन में हम लोग रहते हैं कि जैसे हम लोग एक बहुत अच्छे फैसिलिटी में भी रह सकते हैं, यस जहाँ पर एसी है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, यस, हर चीज है। हर चीज अवेलेबल और उसी दिन ऐसी सिचुएशन में भी रह सकते हैं जहाँ हमको जंगल में जाना पड़े, जहाँ हमको खुद ही खाना बनाना पड़े। राइट। तो एक हमको इस तरीके से ढाल दिया गया है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा भी और खराब से खराब भी। ओके। तो वो हम लोग का एक बना के रखना पड़ता है। राइट। एंड सर, अभी सर्विस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी ऑफिसर्स को अपना फर्स्ट डे ऑफ सर्विस याद होता है, तो आपका फर्स्ट डे कैसा गया था? हाँ, तो नहीं, जैसे मेरा ये था, प्रोबेशन था। यस। तो प्रोबेशन मेरा नांदेड़ में था, और नांदेड़ में ऑफ कोर्स मैंने वहाँ पे एसपी ऑफिस में पहले ज्वाइन किया था। यस। और वहाँ के एसपी सर से मैं मिला था। राइट। और हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन रहता है, एक नर्वसनेस रहती है। यस। और उस समय पे एक डीवाईएसपी प्रोफेशनल भी थे, वो भी उनका भी फर्स्ट डे था। ओके ओके। तो उनसे मैं मिला था और थोड़ा बहुत मैंने समझने की कोशिश की कि कैसे काम करता है। और एक जो फियर ऑफ अननोन रहता है, यस, फियर ऑफ अननोन रहता है कि अरे अभी हम कैसे करेंगे, राइट। उधर के एसपी को देख के लगता है कि भाई ये कितना काम कर रहा है, कितना प्रेशर है। यस। इवन जब पहली बार मुझे एसपी पोस्टिंग मिली, जो कि इससे पहले मैं डीसीपी था नागपुर में। ओके। और डीसीपी, उससे पहले कमांडेंट, एडिशनल एसपी, ये सब पोस्टिंग ऐसी थी कि जो हम लोग एक दूसरे बॉस के अंडर में हम लोग काम करते थे, वो हमें काम देते थे और हम उसको करते थे। राइट। एसपी पोस्टिंग में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट है। तो जब तक मैंने फर्स्ट एसपी पोस्टिंग संभाली नहीं, तो मुझे एक फियर रहता था, फियर ऑफ अननोन। ओके ओके। और फिर वो रहता था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी और आप आंसरेबल रहेंगे, और कैसे मैनेज होगा। राइट। और ये मेरे को सोच के ये भी लगता था कि यार वो जो पर्सन अभी उस पोस्ट पे बैठा है वो कितना परेशान है, राइट, कि भाई उसको क्या कहते हैं, हर चीज देखनी पड़ रही है, रात भर जगना पड़ रहा है, हर चीज का प्रेशर है। लेकिन जब मैं खुद एसपी बना तो मुझे लगा कि मेरे पे कम है, नीचे वालों पे ज्यादा प्रेशर है। राइट, करेक्ट। तो वो एक फैसिलिटी है कि भाई सारी प्रेशर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काम डेलीगेट अगर कर दें, प्रॉपरली डेलीगेट कर दें अपने जूनियर्स को, उनको समझा दें, उनका रिव्यू ले लें, राइट, तो बहुत हद तक हमारा जो बर्डन है वो कम हो जाता है। बट ये सर, ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक सीनियर पर्सन के ऊपर रहेगी, लेकिन काम डेलीगेट कर। राइट। एंड सर, जैसे कि जितने भी एस्पिरेंट्स आज आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसी टिप्स जो आप स्ट्रेटेजी वाइज या कुछ आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को तैयारी के लिए, या कुछ अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये एग्जाम प्रेशर जो रहता है, एग्जाम प्रेशर को कम करने के लिए आपने केवल और केवल आपका जो सब्जेक्ट है उसके माइलस्टोन्स अचीव करने के बारे में आपने सोचना चाहिए। आपका जो ओवरऑल गोल है यूपीएससी क्वालिफाई करने का,
उस यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन भी बनाने पड़ेंगे। राइट। 1 महीने के, 2 महीने के, आपको कैसे पूरा ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको प्रिपरेशन करना है, और डेली भी आपको डेली के भी कुछ रोज के माइलस्टोन बनाने पड़ेंगे, और आपका पूरा टारगेट होना चाहिए उन माइलस्टोन को अचीव करने में, और ऑफ कोर्स माइलस्टोन से ज्यादा वो सब्जेक्ट को लर्न करने में आपका ये होना चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए। और ये बार बार जो आप अगर ये सोचते हैं कि यूपीएससी आपको क्वालिफाई करना है, इतना बड़ा, इतना दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना है, इस चीज को अगर आप दिमाग में हमेशा रखेंगे, ऑफकोर्स आपके बैकग्राउंड में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको एकदम अगर आप ऑब्सेस हो गए तो कहीं ना कहीं आपका वो टारगेट ही वो नहीं अचीव हो पाएगा। इसलिए आप केवल आपके स्मॉल माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए आप लोग मेहनत करें। जैसे जैसे आपके स्मॉल माइलस्टोन्स अचीव होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है वो भी क्वालिफाई होगा। बस जरूरी है कि आप प्लान कर पाए कि आपके माइलस्टोन्स कौन से होने चाहिए। उसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी आप बनाएं। ओवरऑल टारगेट है यूपीएससी क्वालिफाई करना, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए क्या लग रहा है, और एक प्लान करें कि आपके मंथली माइलस्टोन्स क्या होने चाहिए। आप जैसे ही मंथली माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे, वैसे ही आपका जो ये सफर है वो काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी सिंपल हो जाएगा, और आप इजीली आपका फाइनल माइलस्टोन भी कवर कर पाएंगे। राइट। सो सर, अब मैं आपसे कुछ आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना। देखिए, इंटरव्यू में मैं आपको बता दूं, मेरा इंटरव्यू तो बहुत खराब गया था। ओके। क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे मेंस में, वो जो हमारे टाइम में ऑल इंडिया रैंक 1 था गौरव अग्रवाल, उससे भी ज्यादा थे। ओके। तो मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट क्या कहते हैं टॉप 5 में थे मेंस के मार्क्स। लेकिन इंटरव्यू में क्योंकि मेरे मार्क्स कम हो गए, इसलिए जो मेरी रैंक थी 180 थी। तो बेसिकली इंटरव्यू में जो सवाल मेरे से पूछे गए थे, वो एक तो कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं उसके बारे में पूछे गए थे। जो नॉर्मल था वो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन जो एब नॉर्मल हुआ, जो गलत हुआ, 2 चीजें थी। वो प्रेशर में कैसे एक पर्सन ये कर देता है, सकम कर देता है, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन था, एक वहां पर एक वन ऑफ द जो मेंबर थे वो हमारी यूनिवर्सिटी के थे, मतलब बनारस यूनिवर्सिटी में एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, और दूसरा एक फैकल्टी ऑफ फिजिक्स था। तो फैकल्टी ऑफ फिजिक्स में से थे। ओके। और उन्होंने खुद ने बताया कि मैं फैकल्टी ऑफ फिजिक्स में हूँ। तो मुझे लगा कि वो थोड़ा बहुत मुझे फेवर करेंगे, लेकिन समहाउ उनका कुछ ईगो इशू हो सकता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट। तो क्योंकि हम लोग यूपीएससी में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं जनरल स्टडीज की, करंट अफेयर्स और पर्सनैलिटी और अपना बैकग्राउंड, उन्होंने मेरे से जो हमारे ब्रांच थी मेटलर्जी और मटेरियल साइंस, उसके हाई एंड रिसर्च के सवाल पूछने चालू कर दिए। ओके। और समहाउ मना करने की बजाय मैं ये बोल सकता था कि मुझे को भी ध्यान में नहीं है, मैं उसको आंसर करने की कोशिश कर रहा था। राइट। और उसका एक जो चेयरमैन था बोर्ड का, उसके ऊपर एक खराब इंप्रेशन पड़ गया कि ये कुछ भी जवाब दे रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन ही बहुत टफ पूछ रहे थे। यस। और एक्चुअली उनको बस क्वेश्चन पूछना था, मार्क्स चेयरमैन को देने थे। यस। तो उससे उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू खराब हो गया। दूसरा, वो खराब होने की वजह से जो लास्ट मेंबर था, जो बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रहा था, ओके, कि जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं। राइट। तो मुझे पता था जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं। मैंने कहा जो ब्रांड नेम ड्रग्स होते हैं, फिर जेनेरिक ड्रग्स होते हैं जो लो कॉस्ट होते हैं पेटेंट का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, ये क्योंकि मुझे ध्यान में था। यस। लेकिन क्योंकि वो जो पहला जो उसने मेंबर ने पूछे थे सवाल, उसकी वजह से जो मेरे ऊपर जो प्रेशर आ गया, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई कुछ एग्जांपल्स बताइए। राइट। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एग्जांपल अभी ध्यान में नहीं है। राइट। तो वो एकदम शॉक हो गए, बोला आपको जनरल मेडिसिन के एग्जांपल ध्यान में नहीं है। नहीं, मैंने बोला नहीं है ध्यान में। वो थोड़ा सा नेगेटिव चला गया, क्योंकि हम लोग बचपन से लेके पैरासिटामोल लेते हैं। यस। और वो भी बोला आपको पैरासिटामोल भी नहीं पता है। राइट। तो सर, जैसे कि काफी सारे लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं कि आपको सर आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू में अगर कुछ सवाल नहीं आ रहा तो डायरेक्टली उसको मना कर देना चाहिए कि अगर मुश्किल सवाल नहीं आ रहा तो मना कर देना, लेकिन इस तरीके का सवाल को मना करना तो वो शॉक में चला जाएगा। यस। नहीं, जैसे अगर कोई बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि सर बोर्ड मेंबर्स को भी पता होता है कि हम किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं तो वो वही देख रहे थे कि बहुत हाई लेवल का सवाल जो था, ये इस प्रेशर को कैसे, वो तो उसमें आपने क्या कहते हैं, उसको मना करने के बजाय आपने कुछ भी जवाब दे दिया। राइट।
और उसके बाद जब इजी सवाल आया तो आप पूरे ब्लैकआउट हो गए, ब्लैकआउट हो गए कि आपको ये भी नहीं ध्यान में आ रहा कि पैरासिटामोल आप तो बचपन से खाते आ रहे हैं। राइट राइट राइट। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उससे दिख प्रेजेंस जाता ऑफ है। माइंड, यस। तो सर जैसे कि आपने इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यूज दिए थे या जस्ट घर बैठे ही जस्ट इंटरव्यूज देख के तैयारी की? मॉक इंटरव्यू दिए थे ना। ओके, मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू से सर फर्क पड़ता है? मॉक इंटरव्यू से फर्क पड़ता है, लेकिन 3 या 4 ही देने चाहिए, बहुत सारे देने से फिर वो ना माइंड मेस्ड अप हो जाता है। माइंड मेस्ड अप हो जाता है और आपका स्टीरियोटाइप आंसर आप देने लग जाते हैं। ओके ओके ओके। तो स्टीरियोटाइप आंसर उनको पसंद नहीं आते। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? 2-3 दे दें बस? 2 या 3 आप मॉक इंटरव्यू दीजिए, अपने आप को स्टीरियोटाइप नहीं बनाइए। राइट। और सर जैसे कि आपके जब मेंस एग्जाम होता था या प्रीलिम्स होते थे, इससे पहले टेस्ट सीरीज आप कितनी हद तक मारते थे? लगातार मारते रहना या नहीं, मतलब टेस्ट सीरीज मैंने नहीं दी थी, प्रीलिम्स अच्छा। की तो टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, मेंस की टेस्ट सीरीज दी थी, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। ओके। वो जो 3 महीने का पीरियड रहता है, राइट। 3 महीने में आप मान लीजिए कि 10 या 12 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, दे सकते हैं उतने ही क्योंकि time सर period रहेगा। कुछ लोग रहते हैं वो दिन रात टेस्ट सीरीज में लगा देते हैं, तो ऐसा करने से माइंड मेस्ड अप हो जाता है, ऐसा लगता है आपको? कि नहीं, ऑफ कोर्स आपको टेस्ट सीरीज देने के लिए उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। राइट। केवल आप टेस्ट नहीं दे सकते। करेक्ट। तो आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो आप हफ्ते में 1 टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो 12 या 15 टेस्ट इज गुड इनफ। गुड इनफ, राइट। सो आपको आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको ये प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इंटरव्यू के लिए काफी लोगों के क्वेश्चंस आते थे, वो मैंने क्लियर करवा दिए सर से कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो सर आपने ऑनलाइन इंटरव्यूज भी देखे थे लोगों के कि लोग किस तरीके से जवाब देते हैं? कुछ जैसे मॉक इंटरव्यूज ऑनलाइन यूट्यूब पे डले होते हैं या नहीं? नहीं, मैं आपको बताया, मेरे पास में वाला मोबाइल फोन था। अच्छा, ओके ओके। मल्टीमीडिया वाला। राइट राइट राइट। तो मैं जनरली मैंने जो प्रिपरेशन थी वो मोबाइल फोन से बहुत कम ली, मतलब इंटरनेट से बहुत कम ली। बस मैं इंटरनेट का यूज करता था इग्नू का मटेरियल पढ़ने के लिए। इग्नू का मटेरियल इग्नू का मटेरियल डाउनलोड करता था और उसी को पीडीएफ पढ़ने के लिए ही मैंने ज्यादा उसका यूज किया। ओके सर, अब लाइक प्रिपरेशन का सब कुछ हो गया, कुछ लाइफ लेसन्स आपको मिल गए। सर अब मैं कुछ आपसे कुछ केस स्टडी जानना चाहूंगा। अभी तक की आपकी सर्विस में कोई एक आधा ऐसा डिफरेंट केस जिसने आपको भी हिला के रख दिया हो, कोई आपने सुना हो या कुछ आपने टैकल किया हो? जस्ट नहीं, जैसे अभी एक हम जो होम मिनिस्टर मेडल के लिए केस भेजा है मैंने। ओके। उसमें जब मैं रामटेक में था, मतलब फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी नागपुर ग्रामीण में, रामटेक करके ये सब डिवीजन है। राइट। और उसमें ही रामटेक पुलिस स्टेशन में एक कांदरी करके विलेज है, तो वहां से इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक लेडी को चेन से बांध के रखते हैं। ओके। और उसका चेन से बांध के रेप वगैरह करते हैं। राइट। पर्सन। तो फिर हम लोग गए स्पॉट पे, तो स्पॉट से जाके पता चला लेडी को हमने रेस्क्यू किया। लेडी को रेस्क्यू करने के बाद उसका स्टेटमेंट हमने नोट डाउन किया। तो उसने बताया कि किसी एक पर्सन ने, उसका नाम नहीं पता था, तो ये घर पे अपने सिवनी में मध्य प्रदेश में उसका घर है, तो उसमें घर के आसपास वो घूम रही थी। तो किसी ने उसको, क्योंकि वो थोड़ी साइकोपैथ भी थी, ओके, मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत कम था, तो किसी ने उसको बेवकूफ बना के उसको मोटरसाइकिल पे बिठाया, उसको किडनैप करके यहाँ पे ले आया और यहाँ पे उस आदमी के घर में उसने उसको छोड़ दिया। उसको उसका नाम भी नहीं पता था। फिर उसने बताया कि यहाँ पर उसका आदमी जो है ये यहाँ से भागना चाहती, क्योंकि थोड़ी अफकोर्स वो साइकोपैथ थी, तो वो थोड़ी वायलेंट भी होती थी। तो इसने उसको चेन से बांध के रखा था। ओके। फिर चेन से बांधने के बाद फिर वो उसको रेप किया करता था डेली। राइट। और उसकी वाइफ भी वहीं पे रहती थी और उसकी क्या कहते हैं डॉटर इन लॉ और सन भी वहीं पे रहता था। तो डॉटर इन लॉ ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को बताई। फिर उसको बीच में राजस्थान भी लेके गए उसको सेल करने के लिए। ओके। फिर कुछ वहां पे जो उसका रेप वगैरह कुछ लोगों ने किया, फिर उसको वापस यहाँ पे लेके आए। वो सेल नहीं हो पाई, मतलब परमानेंटली सेल नहीं हो पाई, जो भी हुआ उसके साथ में। अब उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली, तो हमारे पास ये चैलेंज था कि किसने उसको किडनैप किया है, उस पर्सन को डिटेन करना। तो समहाउ उसके क्या कहते हैं जो एक्यूज था, जो जिसके घर में वो रह रही थी, उसकी ही मदद से और उसका ही टेक्निकल डेटा से हमने उसको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया। और प्लस जो लेडी उसको ले गई थी वो तो हमको मिली ही नहीं। ओके ओके। बहुत वो 6 से 7 महीने के बाद मिली। अच्छा। क्योंकि आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये खुद साइकोपैथ थी। ओके। इसको नाम ध्यान में नहीं रहते थे, चेहरे ध्यान में नहीं रहते थे, बस वो हमको उसी टेक्निकल डेटा से ही हमको उसको आइडेंटिफाई करना था। और आदिवासी कम्युनिटी की भी थी, तो मीडिया प्रेशर बहुत ज्यादा था, सॉर्ट ऑफ की वजह आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार से उसको पोर्ट्रे किया गया था। तो उसमें हमने उसको क्या कहते हैं डिटेन किया, तीनों लोगों को बाद में, सॉरी 2 को किया, तीसरी जो लेडी है वो तो 6-7 महीने बाद मिली। ओके। और फिर उसके बाद हमारा चैलेंज था कि भाई ये लेडी जो है, ऑफ कोर्स क्योंकि वो
साइकोपैथ है और वो अपनी जो वर्जन है वो कभी बता ही नहीं पाएगी कोर्ट के सामने, क्योंकि बोल सही से नहीं रही है, बता सही से नहीं रही है। तो फिर हमने उसके वो उस प्रकार के टेस्ट वगैरह कराए जिसमें ये पता चला कि उसका माइंड ओरिएंटेड सही से नहीं है। और क्या कहते हैं, उसका आईक्यू लेवल कम है। तो हमें की विटनेसेस की जरूरत थी, तो हमने बेसिकली उसकी ही डॉटर इन लॉ और उसकी वाइफ का ही उसके खिलाफ स्टेटमेंट लिया। और फिर हमारा चैलेंज था कि भाई जब तक ये केस बोर्ड पे ना आ जाए और वो ना लग जाए तब तक कंटिन्यूअस उससे कांटेक्ट में रहना। कि भाई वो, क्योंकि ऑफकोर्स उसका हस्बैंड है और उसको बात छुड़ाने के लिए उनके आपस में कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो ऑफकोर्स 2017 का केस का जो कन्विक्शन लगा उनको, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ, वो 2023 में जाके लगा। तो वो पूरा 6 साल उसके बाद मेरे टाइम में और उसके बाद में जो ऑफिसर आ रहे थे वो कंटिन्यूअसली हर 15 दिन 20 दिन में उससे इंटरेक्ट करते थे। उसको कन्विंस करते थे कि भाई तुमने हॉस्टाइल नहीं हो जाना है, मेंटेन रहना है। इतने लंबे टाइम तक के लिए ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। तो तब आप एसपी पोस्ट पे थे? नहीं, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी एएसपी करके। एएसपी पे। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, फिर नेक्स्ट एसडीपी आया, फिर वो उसके थोड़ा सा उसको फॉलोअप लेता था, क्योंकि इसको जो पोर्ट्रे किया गया था मीडिया में वो ऐसे पोर्ट्रे किया गया था कि आदिवासी लोगों का ये अत्याचार और दूसरी बात क्योंकि बहुत ही क्रूवल था। चेन से बांधना और फिर इस प्रकार से करना, और फिर वो भी साइकोपैथ के साथ। आप सोच के देखिए, कोई बच्चा है किसी, आजकल हो जाता है किसी के जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, तो उसको एज ए सोसाइटी हमें ज्यादा प्रिजर्व करना है। जो लोग बोल नहीं पाते या समझ नहीं पाते उनको एक्सप्लॉइट करना, किडनैप करना तो बहुत ही ज्यादा ग्रूसम क्राइम हो गया, बहुत ज्यादा। तो इसलिए बहुत ज्यादा मीडिया प्रेशर में। तो जब इसका ये चीजें हुई, उनको सजा सुनाई गई है वो, तो आपका उस टाइम कैसे? तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगा, क्योंकि मुझे जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ जिनको डिमेंशिया है, जिनको ऑटिज्म है, जिनको समझता कम है, तो मुझे लगता है कि जब तक तो ये पेरेंट्स के साथ में है तो पेरेंट्स उनको प्रिजर्व करेंगे, लेकिन वो अपने जीवन में आगे कैसे स्टेबल होंगे, और ये मेरे को सोच के बहुत टची फील होता है। और जब मैं ऐसे विक्टिम्स को देखता हूँ जो, क्योंकि वो उनको डिमेंशिया था और उनको क्या कहते हैं बोल नहीं पाते थे, उनको क्या कहते हैं इस प्रकार से किया गया, तो मुझे लगता है कि बिगेस्ट क्राइम है ह्यूमैनिटी का वो। ओके। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जरूर सजा लगनी चाहिए। राइट। एंड सर एक चीज और, लाइक जो ऑफिसर्स होते हैं, लाइक आप काफी कुछ इमोशनल बातें भी की आपने, तो एक ऑफिशियल को थोड़ा एक तरफ टफ भी रहना पड़ता है, इमोशनल छोड़ के। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके पास तो सब लोग प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, कोई रो भी रहा है, तो इस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं सर? नहीं, वो इमोशनली इंटेलिजेंट रहना पड़ता है। यस। नॉन इमोशनल नहीं रहना है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट की मतलब आप आपके इमोशंस को समझ सकते हैं और उसको कंट्रोल तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको आप चैनल कर सकते हैं। यस। आप जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ऑफिसर हैं तो आप इमोशनल नहीं होंगे। यस। लेकिन आपको पता है कि वो इमोशन जो आप हो रहा है वो आप उसको फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप इमोशनल खुश है तो अननेसेसरी खुश है, या दुखी हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एज अ यू कैन विटनेस, खुद को आप अपने को विटनेस कर सकते हैं अगर, राइट, तो इमोशनली इंटेलिजेंट आप बन सकते हैं। एंड सर एक चीज और मैं आपसे, जो यंग यूथ जितने भी आपको देख रहे हैं, यंग माइंड्स, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आजकल यंग यूथ का डाइवर्जन क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ, ड्रग्स की तरफ, ठीक है, नशे की तरफ, इन सब की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पार्टीज करना, ये सब करना, तो आप यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, यंग यूथ को तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना टारगेट रखते हैं। बहुत सारे लोग बड़े लोगों को आइडियल समझते हैं, बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा बनने के लिए उनका आपने स्ट्रगल भी देखना चाहिए। yes. उनका आपने लाइफ का रूटीन भी देखना चाहिए। और अगर आप एक बार उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेंगे, वो किस प्रकार से जीते थे, क्या क्या करते थे, तो आपको समझ में आएगा कि आप तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। आपके पास समय बहुत कम है, और वो लिमिटेड समय में अगर आप नशे के उसमें जाएंगे या मोबाइल फोन का मिसयूज करेंगे या फिर अपना समय खराब करेंगे, तो फिर आपने जो अपने लाइफ में जो गोल्स रखे हैं उसको आप पहले भूल जाएंगे। और अगर आपको अपने लाइफ के बड़े बड़े गोल्स अचीव करने हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको टाइम कंजर्व करना है, टाइम को कंजर्व करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, राइट। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको जितनी भी चीजें हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं उसको आपको अपने लाइफ से धीरे धीरे करके रिमूव करना पड़ेगा और एक बेटर प्लेस में आपको सेटल होना पड़ेगा।
इसलिए सबसे पहले तो आपने ये नशे की दुनिया से तो पहले दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आपका ऑफकोर्स वो आपकी बॉडी को तो जो डैमेज करेगा ही करेगा, आपका टाइम वो वेस्ट करेगा। और टाइम जब आपका वेस्ट हो रहा है तो आप आपके जो गोल्स हैं वो सफर करेंगे। और साथ में जो मोबाइल फोन का मिसयूज हम लोग करते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ाते हैं, तो भी हमारा कहीं ना कहीं हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हाई गोल्स रखते हैं, लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो अपना टाइम को कैसे कंजर्व करना है, आपकी जो भी आपकी फैमिली कंडीशन है, आपकी जो सोसाइटल कंडीशन है, आपको मेहनत करके ऐसे जगह पे जाना है कि आप टाइम का फुल यूटिलाइज कर पाए, तभी जाके आपके गोल्स आप अचीव कर पाएंगे। राइट देखो, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मैसेज आप लोगों को मिला सर की तरफ से कि किस तरीके से आपको इन सब चीजों से बच के चलना है। क्योंकि सर आजकल जैसे मोबाइल पे रील्स वगैरह देखते हैं तो डिस्ट्रैक्शन एक हो ही जाता है। और सर आजकल आपने देखा होगा जो जितने भी यंग बच्चे हैं, चाहे कॉलेज के चाहे स्कूल के, उनमें लड़ाई झगड़े काफी बच गए हैं। कहीं से कुछ क्या बोलते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज, किसी को मार दिया, खून निकाल दिया उसका। और काफी जगह तो कॉलेज की लड़ाई में न्यूज में भी आता है कि कोई पिस्टन अरेंज करके किसी को किसी ने मार दिया इस तरीके से। तो ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं सर, क्रिमिनल एक्टिविटीज यंग यूथ के बीच में स्पेशली। तो लाइक ये अरेंज करना, ये सब पिस्टन वगैरह ये सब करना, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं देखिए, जो पर्सन जो चीज कर रहा है उसको उसको तो रोक नहीं सकते। ऑफ कोर्स वो क्राइम करने के बाद उसको वो सजा लगेगी ऑब्वियसली, या प्रिवेंट करने के लिए जो सजा लगेगी, लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल आपने ये समझना है कि आपने इन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये चीज आपको ऑफ कोर्स आपके जो गोल्स है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देगी। यस, आप सोसाइटी में क्राइम ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, आज ही पिस्टल यूज हो रही है। ये बहुत टाइम से होता आ रहा है। राइट। बहुत टाइम से पुलिस है, बहुत टाइम से क्रिमिनल्स है, क्राइम है, कॉलेजेस में क्राइम होता आ रहा है। राइट। बात यह है कि उस क्राइम की दुनिया से आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आज के टाइम में रील्स में वो आ गया है, यस, सोशल मीडिया पे आ गया है, वो वाइड स्प्रेड हो गया है। यस, पहले होता था तो वाइड स्प्रेड नहीं होता था, अभी वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यस, और इन्फ्लुएंस करने की वजह से कुछ लोग जो कि ऑल्दो वो अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उसको देख के वो मोटिवेट हो रहे हैं। और ये लोग जो रील्स और सोशल मीडिया पे क्राइम देखकर जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, वो लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड है। और ऐसे लोग जब क्राइम करते हैं सबसे पहले फंसते हैं। राइट, करेक्ट। और सबसे क्योंकि गलतियां भी वो उतनी कर देते हैं उतनी करते हैं और एविडेंस भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। राइट। इसलिए अगर सिंपल फैमिली के लोग अगर क्राइम करने के उसमें गए तो मैं मानता हूँ कि आपको सबसे पहले आप लोग फंसेंगे। कहा भी जाता है कि जो लोग के लिए भगवान चाहते हैं कि ये लोग लाइफ में अच्छा करें, उनकी सबसे पहली गलती में उसको पनिश कर देते हैं। राइट। इसलिए आप बच के रहें, आप लोग गलती ना करें। यस। एंड सर जैसे आजकल साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और आपका मैंने देखा इंटरेस्ट है साइबर केस में, तो मतलब क्या अवेयर आप करना चाहेंगे आज के यूथ को या जो भी पब्लिक आपको देख रही है? कोई साइबर क्राइम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, डार्क नेट का भी इस्तेमाल होता है पेपर लीक करने के लिए, ड्रग डिलीवरी करने के लिए, और जो एक रेगुलर देखा जाता है कि इकोनॉमिक ऑफेंस करना, ये चीटिंग करने के लिए आपका कोई कॉल्स आते हैं या फिर कोई लिंक आता है जिसपे आप क्लिक करते हैं और आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी की जो व्यवस्था है, जो NCCRP पोर्टल है, NCCRP पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसमें गवर्नमेंट ने सभी इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कर लिया है, जिसमें बैंक है, आपका पुलिस एजेंसी है, आपके जो UPI की एजेंसीज हैं। राइट। आप जैसे ही NCCRP पोर्टल में इन्फॉर्म करते हैं तो वो मैसेज इन सभी एजेंसीज को जाता है, और वो एजेंसीज अपने अपने लेवल पर जो रिस्पॉन्ड कर सकती हैं वो करती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस अकाउंट में आपके पैसे गए हैं तो वो पर्टिकुलर बैंक उस अकाउंट को इमीडिएटली फ्रीज कर देता है। उसका आपका FIR हो चाहे नहीं हो, और वो फ्रीज एक बार आपके पैसे अगर सामने वाले अकाउंट में गए, अगर वो फ्रीज हो गए, तो अगर एक्यूज को नहीं भी मिलता जिसने आपके साथ चीटिंग किया है, वो पैसा बाद में उस अकाउंट से आपके अकाउंट में लाया जा सकता है। वैसे UPI के जो एजेंसीज हैं अलग अलग, गूगल पे, फोन पे, राइट, वो भी अपने लेवल पर अकाउंट को फ्रीज कर देती हैं। जो टेलीकॉम एजेंसीज हैं वो भी अपने लेवल पर जिस फोन नंबर से आपको कॉल आया उनकी डिटेल्स पहले से ही निकाल के रखती है। राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़े लेवल पर साइबर क्राइम से लड़ने के लिए कोशिश कर रही है। इवन जो बैंक है जहाँ पर फेक अकाउंट बनते थे, फेक KYC लेकर अकाउंट बनते थे जिनसे ये साइबर क्राइम होता था, वो भी हर 6 महीने में कोशिश कर रही है कि सारे जो जिन अकाउंट में KYC फेक है
ये दोबारा से केवाईसी मंगाती है और अगर केवाईसी नहीं सबमिट होता तो अकाउंट को सबको क्लोज कर देती है। बट स्टिल क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पर साइबर क्राइम होता है, बहुत बड़े लेवल पर विक्टिमाइजेशन होता है, इसलिए जरूरी है कि हम लोग इन चीजों से थोड़ा अवेयर रहें और नए नए तरीके से आप ये समझिए कि जितना आप समझते जाएंगे उससे नए तरीके से वो लोग साइबर क्राइम करेंगे, क्योंकि उनकी सोच जो है आपके सोच से एक कदम आगे है। फॉर एग्जाम्पल जब लोगों को ये समझ में आने लगा कि फोन कॉल्स आएंगे, ओटीपी मांगा जाएगा, ये नहीं देना है, तो उन्होंने ये छोड़ के अभी वो गेमिंग में, क्रिप्टो करेंसी में, इन सब चीजों में चले गए। और जब लोगों को ये समझ में आने लगा कि गेमिंग के थ्रू भी साइबर फ्रॉड हो रहा है या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे वो फ्रॉड करने का प्रयास करते हैं। तो अपन ने ये समझना है कि जहां पर हम लोग अवेयर होते जाएंगे वहां पर एक स्टेप आगे जाकर वो नई चीज लेकर आएंगे। इसलिए हमें भी थोड़ा अपनी सोच को एक स्टेप आगे रखनी है, या फिर ऑल्दो हर किसी को उतनी नॉलेज नहीं हो सकती, हमने एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है किसी को पैसे ट्रांसफर करने के समय पे। यस, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी टिप आपको साइबर टिप मिली सर के थ्रू, और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें सर के साथ आगे भी इन फ्यूचर भी हम प्लान करेंगे साइबर के ऊपर, अच्छे अच्छे सेशंस, जिससे कि आपको बहुत अच्छी अच्छी अवेयरनेस मिलती रहेगी। सो सर एट लास्ट मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल के लिए आप कुछ दो शब्द। नहीं, जो आपका इंस्टाग्राम चैनल है प्रथम परिवर्तन, और जो आपका यूट्यूब चैनल है प्रथम परिवर्तन, और जो इंस्टाग्राम आपका पेज है उसको मैं कंटिन्यूसली फॉलो करता रहता हूँ, और बीच बीच में जैसे आप अलग अलग ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेते हैं उसको भी मैं देखता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग एस्पायर करते हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए वो चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो ऑफिसर्स हैं बेसिकली अपनी लाइफ जर्नी बताते हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स वो दे देते हैं जो शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल ना हो, और जिसको सुनकर बहुत सारे लोगों का जो माइंड है वो ओपन हो सकता है, ब्रॉडन हो सकता है, और आने वाले समय में वो कुछ जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करें, और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग आपके चैनल की मदद से जो कुछ गलतियां करते आने वाले समय में वो ना करें और स्मूथली उनकी प्रिपरेशन हो पाए। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा वैल्यूएबल टाइम देने।